थोड़ी बढ़त। तो इस वक्त बाजार पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको एक वीकनेस का ट्रेड देखने को मिलेगा। करीब करीब 100 पॉइंट की कमजोरी के साथ निफ्टी है। हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी आप कह सकते हैं, लेकिन अभी कोई ट्रेंड लाइन नहीं है। बैंक निफ्टी शुरुआत से ही उतना ज्यादा नहीं गिरा है, लेकिन अभी भी 120 पॉइंट की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। और यही हाल लगभग बाकी इंडाइसेस का है। जो एडवांस डिक्लाइन का आंकड़ा अगर आप देखें तो 1700 शेयर्स में करीब करीब कमजोरी यहां पे देखने को मिल रही है। 1:1.6 का एडवांस डिक्लाइन आंकड़ा है। सेक्टोरली एक बार नजर डालते हैं, सबसे ज्यादा आपको कमजोरी कहां देखने को मिल रही है। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ऑटो इंडेक्स सबसे ज्यादा कमजोर है, करीब 1.5%। हालांकि मेटल इंडेक्स लगभग 1% मजबूत है। इसके साथ ही फार्मा, मीडिया, एनर्जी और रियल एस्टेट शेयर्स में भी गिरावट है। निफ्टी की 11 में से 10 इंडाइसेस कमजोरी के साथ कामकाज इस वक्त करते हुए दिख रहे हैं। प्रकाश गाबा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाबा सर नमस्ते। और क्या ये अटक गया है क्या मार्केट अब? नमस्ते, गुड आफ्टरनून टू यू। वेल, लगता तो ऐसे ही है कि साइडवेज जोन है। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वीक है निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी ने तो एक अप्पू दिखाया, शायद 16,620 को मैं थोड़ी देर पहले बात की थी, वो 50 तक भी जा सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में लगता है जो स्ट्रक्चर है उस पर तेजी नहीं है। और निफ्टी का जो अप्पू मिला है इसमें भी तेजी नहीं है। ये अप्पू जो मिला है शॉर्ट कवरिंग के लिए लोअर लेवल से सपोर्ट है, 16,500 के पास 600 के आसपास है, लेकिन इसमें ताकत नहीं है। अब तक तो मेरे ख्याल से थोड़ा लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, ऐसा लग रहा है। स्ट्रक्चरली डाउन मूव है, अप मूव मिला, फिर एक डाउन मूव कंटिन्यू होता है, तो अवॉइड करने तो अच्छा है। गावा सर, जो नतीजे आए उनमें से एक स्टॉक नवीन फ्लोरिन है, जिसने नतीजे काफ़ी अच्छे पेश किए और उसके जो अलग अलग सेगमेंट्स थे उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और मार्केट वैसे ही इसको रिवार्ड कर रहा है। स्टॉक में देखिए करीब 370 रुपए की तेज़ी है, 10% उछल के आया है। क्या नवीन फ्लोरिन में जो ये मोमेंटम बना हुआ है इसको चेज किया जा सकता है? एक्चुअली नवीन फ्लोरिन को देखना चाहिए थोड़ा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से। हायर टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो 3,500 3,600 के आसपास है। और आज एक ब्रेकआउट मिला है कंसोलिडेशन के बाद। अगर आज और कल का सोचे तो डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि इतना दौड़ा है, लेकिन आज और नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ का देखें तो इसमें बहुत मुनाफा मिल सकता है। इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम बेसिस का चार्ट है बढ़िया है। इसमें जो भी करेक्शन आती है वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो साइडवेज मूव इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, अप मूव कंटिन्यूस। ओके, तो इसीलिए जो है टॉप गेनर्स में भी कई सारे स्टॉक जो शामिल हैं उनमें भी अच्छी मोमेंटम बनी। गावा सर, नतीजों से पहले टाटा स्टील में एक तेज़ी है 2% की। क्या टेक्निकली भी ये सलाह मिल सकती है कि बेट किया जा सकता है इसमें? बिल्कुल, आज सुबह वीरू ने इसका जिक्र किया था और मैंने कहा था कि मुझे लगता है 990 1000 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। 940 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो मेरे ख्याल से इस प्ले को थोड़ा 1-2 दिन के लिए ले सकते हैं, 2-4 दिन के लिए ले सकते हैं। 1000 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। स्ट्रक्चरली मुझे लगता है बहुत अच्छा बेस बना हुआ है, बेस के बाद कंसोलिडेशन हुआ है और कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट मिला है टाटा स्टील। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक का दिखाइए चार्ट। गावा सर, नतीजे बहुत ही दमदार आए आईसीआईसीआई बैंक के, बहुत शानदार प्रदर्शन कई क्वार्टर्स के बाद दिखाया है, लेकिन स्टॉक ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पा रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग जिनको अंदाज़ा रहा हो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो। तो ऐसा चार्ट पे क्या कोई इशारा बन रहा है कि आजकल में ये सारा जो प्रॉफिट बुकिंग खत्म हो जाएगी और फिर एक नई रैली इसमें बनेगी? आईसीआईसीआई बैंक को 6-7 दिनों से एक अपमूव मिला है, करीब 750 के आसपास, अब 800 पे ट्रेड कर रहा है। तो मतलब एक करीब 6-7% का अपमूव मिल चुका है, इसलिए आज शायद प्रॉफिट बुकिंग आ रही है अपर पर। लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 750-760 के आसपास है आईसीआईसीआई बैंक को। तो मेरे ख्याल से अपमूव ऑन है, यहाँ अपमूव ऑन है। गावा सर, लास्टली आपकी पसंद का शेयर जो इस वक्त आपको अच्छा लग रहा है? वेल, मुझे HAL अच्छा लगता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। यहाँ पर तेजी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 1875 के आसपास है। ये लगता है कि शायद 2000 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम, लेकिन शॉर्ट टर्म में वहीं जाना चाहिए। अपमूव मिलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 1860 के आसपास, तो खरीदना चाहिए और प्ले करना चाहिए स्टॉक को लॉन्ग टर्म। गावा सर को HAL पसंद आ रहा है, HAL में आप नज़र रख सकते हैं। गावा जी, अब हम लोग चलेंगे मैनेजमेंट की तरफ, बातचीत करेंगे आज RK फोर्जिंग्स के बारे में। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CFO ललित खेतान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
ललित सर नमस्कार। और मुझे याद है कि जब लास्ट क्वार्टर में हम लोग बातचीत कर रहे थे तो आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त था और नतीजे बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दर्शकों के सामने थोड़ा नतीजे रख दूं एक बार मैं ज़रा। पहली तिमाही जो FY23 की है उसमें कंपनी ने करीब 58% की बढ़त के साथ रेवेन्यू 650 करोड़ से ज़्यादा क्लॉक किया है। एबिटा लेवल पे भी यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 52% की उछाल उसमें देखने को मिली है और मार्जिन फ्लैट कह सकते हैं आप 22-23% जैसे पिछली बार थे वैसे इस बार भी हैं और मुनाफा भी लगभग डबल 24 से 48 करोड़ आ गया है। ललित सर ये इतना ज़बरदस्त नतीजे कैसे आए, मतलब क्या कमाल कहाँ से हुआ? नमस्कार नीरज जी। जैसे हमने पहले भी कहा था कि हमारी एक सस्टेनेबल परफॉर्मेंस चल रही है और वो एक जो कंसिस्टेंसी आ चुकी है परफॉर्मेंस में वो मेंटेन्ड है और आने वाले समय में भी ये मेंटेन रहेगी और रेदर हम यहाँ से बेहतर करने की कोशिश करेंगे इस परफॉर्मेंस को। और क्योंकि हमारा एक जो बेस बन चुका है कस्टमर्स का, एक जो प्रोडक्शन का और जो अभी बाजार में खासकर MSCD के बाजार में तेजी है और डिमांड, आप बोलेंगे डिमांड है, उस डिमांड के बेस पर हमने ये परफॉर्मेंस अचीव की है और ये डिमांड आने वाले समय में हमें बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है तो मतलब डिमांड सर्ज आप देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर इसको दो हिस्सों में हम आपके कारोबार को समझे, एक अपना घरेलू वाला और एक बाहर वाला, तो पहले घरेलू वाला समझाइए, यहाँ किस तरह की परिस्थिति है? पिछले जनवरी और फरवरी से पिछले मतलब 5-6 महीने से घरेलू बाजार काफी अच्छा है और जो कि फ्रेट रेट्स बढ़े हैं उसके पीछे एक जो कोविड की थर्ड वेव का एक जो कॉन्फिडेंस आया है हमारे फ्रेट ऑपरेटर्स में और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि अच्छी चल रही है, तो लोगों ने अब ट्रक्स पर मतलब से साइकिल की शुरुआत हो चुकी है अपवर्ड घरेलू बाजार में और एक बार जब साइकिल की शुरुआत होती है तो काफी अच्छे समय तक चलती है और हम इस शुरुआत को अभी देख रहे हैं और आने वाले समय में हमें लगता है कि और स्ट्रांग होनी चाहिए। डोमेस्टिक सेल्स वॉल्यूम आपका करीब 77-78% बढ़ गया है, मतलब ऐसे चमत्कारी नंबर में पढ़ रहा हूँ, जबरदस्त धुआंधार है। क्या घरेलू कोई चिंता नहीं है कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं और थोड़ा मुश्किल हो सकती है, ये सब मतलब एकदम कैसे है, थोड़ा समझाइए ये। मैं तो बोलूंगा सर देखिए ब्याज दर एक कंसर्न जरूर है लेकिन अब जो पहले का समय था और आज का समय है, आज का समय थोड़ा बेहतर है। अभी मैं बोलूंगा समय ज्यादा सर्टेन है, पहले ज्यादा अनसर्टेन था। कमोडिटी प्राइसेस स्टेबल हो गई हैं, बाकी चीजें भी काफी कुछ मैं बोलूंगा इकोनॉमिक फ्रंट पे स्टेबल है। जो चीजें ग्लोबल फ्रंट पर अनस्टेबल है लाइक यूक्रेन वार जो नहीं है अभी तक ठीक हो पाया है वो है थोड़ा अमेरिका जो US में जो इन्फ्लेशन है वो कंसर्न है, लेकिन भारत एक बेहतर स्थिति में है और भारत के अगर पैरामीटर देखें तो अपने बहुत अच्छी पोजीशन में, बिकॉज इसका मैं श्रेय देता हूं कि जो हमारी सरकार ने कोविड के समय में जो फ्री स्टिमुलस नहीं दिया जो बाकी देशों ने दिया, उनका असर उनकी इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है, जबकि इंडिया में उसका असर निगेटिव असर नहीं आया, इसलिए हम स्टेबल हैं काफी और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ललित सर हाँ कंटिन्यू करिए। नहीं तो वो ये सब जो कारण है, इस कारण से डोमेस्टिक डिमांड काफी स्ट्रांग है और मैं बोला डोमेस्टिक लोगों की जेब में मेरे को लगता है कि हाँ अभी पैसा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ललित जी लो बेस के कारण तो नहीं है कि पिछले साल हम साल दर साल देख रहे हैं तो पिछले साल बेस बहुत नीचे था, इस वजह से इतने बड़े ये एकदम पक्की बात है। पिछले साल Q1 से अगर कंपेयर करें तो बेस लो था क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी और डोमेस्टिक मार्केट खराब। लेकिन आप Q2 देखें, Q3 देखें तो उससे भी हमारी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है सेल्स में और आने वाले समय में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हमको लगता है कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी आएगी, उससे और ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ललित जी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फ्रीबीज नहीं दी। फ्रीबीज मतलब कि सरकार ने कुछ ऐसा नहीं दिया जिससे कि समस्या उत्पन्न हो, जो इस वक्त अमेरिका में है कि वहाँ पे डिमांड को सप्रेस करने के लिए फेडरल रिजर्व को कोशिश करनी पड़ रही है। लेकिन मुश्किल एक ये आ रही है सर कि उनकी समस्या हमारी समस्या ही बन गई है, मतलब हमने खाया पिया कुछ नहीं और वो वाली बात हो गई है कि मतलब वो ब्याज दर बढ़ाएंगे तो हमको भी बढ़ानी पड़ेगी, तो ये तो मतलब इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हो गई। आपको ग्लोबल ट्रेंड तो सर फॉलो करने पड़ेंगे और ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से अपनी इकोनॉमी को भी देखना होगा और दोनों को बैलेंस करना होगा। लेकिन आप जब दोनों को बैलेंस करते हैं तो हम उस स्थिति में नहीं है कि वहां जितनी ब्याज दरें बढ़ेंगी यहाँ इतनी बढ़ेगी, ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन वहां पर जो है हमारा काफी फर्क है और हम काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है US की अपेक्षा इन्फ्लेशन के फ्रंट पर। तो
सडनली हमारे ऊपर इम्पैक्ट आएगा, लेकिन हमें ये लगता है कि मार्जिनल होगा सर, और हम इसको सस्टेन कर पाएंगे। ललित जी, थोड़ा सा हमें इंटरनेशनल मार्केट समझते हैं। एक तो मुझे ये समझाइए कि इस चिप की सिचुएशन क्या है। कभी आता है कि सप्लाई ईज हो रही है, फिर आता है कि नहीं नहीं अभी थोड़ी दिक्कत बनी हुई है, फिर आता है कि नहीं चाइना में फिर से गड़बड़ हो रहा है। क्या एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, अगर हम इसको कंपेयर करें प्री कोविड से और पिछले साल के इसी समय से, तो क्या स्थिति है? देखिए, प्री कोविड स्थिति में अभी भी नहीं आ पाए हैं, लेकिन पिछले साल से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। अब हम नहीं बोल सकते कि प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो रहा है चिप के कारण, जो पिछले 2-3 क्वार्टरों में लग रहा था। नहीं, अब वो स्थिति सुधर गई है और वो चिप का इम्पैक्ट नहीं है आज के दिन प्रोडक्शन किसी भी मार्केट। तो मतलब वो धीरे धीरे अब जो है ईज हो रहा है। दूसरा ये कि यूएस में अगर आप देखें खास तौर पे, या इवन यूरोप भी आप देखें, तो वहाँ पे डिमांड स्लो हो रही। हाउसिंग के नंबर्स जो आते हैं हम लोग उसको देखते हैं, या वहाँ पे इवन कारों की बिक्री को बढ़ा लेकर के वहाँ पे महंगाई का चिंता थी, तो वो भी अब धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही हैं। तो जो इंटरनेशनल बिजनेस है आपका, जो कि अभी भी थोड़ा सा दबा हुआ है, तो क्या ये इम्प्रूव होगा, या चूंकि वहाँ पे जानबूझ के ऐसा सरकारें कर रही हैं कि डिमांड कम की जाए जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए, तो इंटरनेशनल बिजनेस आपका भी प्रभावित रहेगा अगले कुछ क्वार्टर्स तक? देखिए, हमें जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं हमारे जो ओईएम्स हैं उनसे, उनके हिसाब से आने वाला समय स्ट्रांग रहने वाला है। हमारे को कोई अभी तक ऐसे इंडिकेशन नहीं मिल रहे कि आने वाले समय में डिमांड कम होने वाली है, ऐसा अभी तक तो नहीं दिख रहा। हाँ, सर्टेनली अंदेशा लोगों को जरूर है कि आज यूएस रिसेशन में जा सकता है, या और इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट पे थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन ग्राउंड पर सर अभी तक वो इंडिकेशंस नहीं आए, इसलिए हमें तो अभी लग रहा है कि समय अच्छा चलेगा और ये साल तो बहुत अच्छा चलना चाहिए। मतलब 2022 कैलेंडर ईयर तो बढ़िया निकल जाएगा। ऑर्डर बुक कितनी है सर आपकी इस वक्त? सर हमारे ऑर्डर बुक नहीं होते, हमारे शेड्यूल्स आते हैं प्रोडक्शन के, एंड उस प्रोडक्शन के शेड्यूल में क्या होता है, एक फोरकास्ट भी मिल जाता है हमें आने वाले 6 महीनों का, और वो 6 महीनों का फोरकास्ट बहुत अच्छा है। इसके बेसिस पे हमारा ये कॉन्फिडेंस है कि आने वाला समय हमें अच्छा लग रहा है। मतलब शेड्यूल को अगर हमें समझना हो तो मैं कैसे समझूं उसको, वैल्यू ऑफ सर ये ओईएम्स और डिपेंड ओईएम टू ओईएम वेरी करता है। और देखिए, इंडिया में तो क्या होता है, महीने और 2 महीने के शेड्यूल आते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। बाहर से भी शेड्यूल महीने और 1-2 महीने के आते हैं, लेकिन एक फोरकास्ट मिल जाती है हमारे ओईएम से कि आने वाले समय में ये डिमांड रहेगी, और वो डिमांड वो हमारे बेसिस, हमारे जो प्रोडक्शन प्लानिंग का बेसिस होती है, तो उस हिसाब से जो पॉडकास्ट आ रही है वो अच्छी आ रही है। उसमें एग्जैक्ट नंबर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो आसपास रहते हैं। ज्यादा अच्छा शेड्यूल कहाँ का है, कि यूरोप का है या नॉर्थ अमेरिका का? सर दोनों ही आसपास है सर। आज यूरोप भी थोड़ा सा बेहतर कर रहा है पहले से, जो पिछले मार्च तक उतना अच्छा नहीं कर रहा था। थोड़ा सेंटीमेंट में सुधार है यूरोप में भी, और नॉर्थ अमेरिका तो अभी भी स्ट्रांग है। नॉर्थ अमेरिका भी स्ट्रांग है। अच्छा, पिछली बार आपने एक चीज में समझाई थी प्राइसिंग को लेकर के, क्योंकि इस क्वार्टर में बहुत ज्यादा कमोडिटी प्राइसेस ऊपर नीचे हुए हैं। ऊपर क्या मतलब, ज़्यादातर नीचे ही हुए और काफ़ी नीचे हुए हैं। तो आपने हमको ये बताया था कि इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो सीधे पास ऑन कर देते हैं जी। तो ओईएम्स को ऐसा लगता है क्या, या उन कंपनियों को ऐसा लगता होगा कि अब तो दाम बहुत नीचे गिर गए हैं, तो ललित साहब से रिक्वेस्ट की जाए कि सर जी थोड़ा हमारा भी ख्याल रखिए? तो ये ऐसी कुछ चर्चा बातचीत होती है आप लोगों के बीच में क्या? नहीं सर, क्योंकि हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि प्राइस अगर जितनी बढ़ेगी वो उतने उनके पास थ्रू होंगे, और घटने पे भी वही होना है। उस पर चर्चा की कोई मतलब विषय ही नहीं होता है वो। और खासकर आपको एक जानकारी दे दो कि ऑटो में जो स्टील लग रहा है उसके पिछले क्वार्टर में कोई प्राइस में कमी नहीं आई है, वो प्राइसेस फर्म है। और अगर इंडिया में प्राइसेस इजी हुई है, लेकिन बाहर तो ऑलरेडी इंडिया के बाहर प्राइसेस फर्म है, इंडेक्सेस भी फर्म है, तो वो एक अच्छी बात है हमारे लिए रियलाइजेशन फ्रंट के ऊपर। और अभी हमें नहीं लग रहा कि इमीडिएटली कोई बहुत ज्यादा गिरावट भी आने वाली है ऑटो में जो स्टील लगता है उसके, ऑटो सेक्टर के स्टील। ललित सर, ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों नहीं गिर रहा है? सर स्पेशल स्टील है, इसकी डिमांड काफी ज्यादा थी, रेदर एक प्राइस इंक्रीज आने वाली थी इसमें, लेकिन जब गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई तो एटलीस्ट वो प्राइस इंक्रीज नहीं आई, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये कंटिन्यूस प्राइस इंक्रीज आना किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है, हर एक के लिए एक स्ट्रेस का इशू हो जाता है। और अब एक कम से कम एक स्टेबल रिजिम आ गया है प्राइसेस पर, और प्राइसेस यहाँ से बढ़ती नहीं दिख रही हैं। अगर कम ना हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन बढ़ती हुई तो नहीं दिख रही है, वो बहुत अच्छी बात। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल में तो एलिवेटेड है ही है, डोमेस्टिक में स्टेबल हो गई हैं? यस यस।
और ये न सिर्फ आपके लिए, तमाम जो कि यूजर्स कंपनीज हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, स्टील कंपनियों के लिए बुरी खबर है। वो बेचारे जी अभी देखो ना JSW के नतीजे हम लोगों ने देखे कितने कमजोर हो गए बेचारे, है ना। जी टाटा स्टील देखते क्या होता है। ये तो खैर चक्र है, चलता ही रहेगा। एक सवाल बताइए सर, हम लोग जो अभी नंबर ट्रैक कर रहे थे ऑटो सेल्स के, तो उसमें मंथ ऑन मंथ नंबर्स कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं इंडिया में, एक्सेप्ट CV जहाँ पे अभी स्टेबिलिटी है वहाँ उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन PV में नंबर गिर गए और जो इस तरह की और छोटी मोटी गाड़ियाँ उनके नंबर गिर गए हैं। तो क्या मैं इसको मानूँ कि 2-3 महीने से ऐसा दिख रहा है, तो ये कोई एक ट्रेंड है या ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है आपको, या सीजनल इम्पैक्ट होता है जून और मई टाइप में के महीनों में, और जो इसके नंबर्स आते हैं गाड़ी फिनेंसिंग के, उससे अगर कोई व्यू ले? क्योंकि पिछली बार मैं एक गाड़ी फिनेंस वाले मैनेजमेंट से बात कर रहा था तो वो थोड़ा सा निराश थे वो। सर देखिए, सब चीजों का अलग अलग इम्पैक्ट होता है। जैसे कार फाइनेंस की बात कर लें या ट्रक फाइनेंस की बात कर लें, इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर। इसलिए आप देखोगे कि जून के नंबर थोड़े कम थे, अगर आप अप्रैल और मई के देखें CV सेक्टर में भी मामूली गिरावट थी। लेकिन ओवरऑल CV ज्यादा डिपेंड करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर, ओवरऑल इकोनॉमिक देश की कैसी और ग्रोथ कैसा है, रेदर देन द कंज्यूमर सेंटीमेंट। कंज्यूमर सेंटीमेंट पे कार और PV को काफी डिपेंड करता है, और हम CV सेक्टर में हैं, इसलिए हमारे ऊपर ओवर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अगर ओवरऑल अच्छी चल रही है तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है, और हम उसी दौर पर हैं कि आज CV साइकिल इसीलिए अच्छा कर रहा है। इसलिए अच्छा कर रहा है। और ललित जी सर ये कह रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका से भी अच्छी खबरें हैं, कोई अभी तक एज ऑन डेट दिक्कत नहीं दिख रही ललित जी को। ललित सर बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे बात करके मज़ा आता है, बड़ा पर्सपेक्टिव देते हैं दुनिया भर का कि कैसे चल रहा है। धन्यवाद मेरे। सबसे अच्छी बात ये थी कि आपने लास्ट टाइम जो ऑप्टिमिज्म रखा था वो बिल्कुल सामने नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ललित सर, हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर में फिर बात करेंगे, देखेंगे वहाँ कैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। RK फोर्जिंग एक लीडिंग ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो फोर्जिंग बनाती है तमाम बड़ी कंपनियों के लिए, देशी विदेशी, और स्टॉक इस समय करीब करीब 2% मजबूती के साथ 181 रुपये 65 पैसे पर काम कर रहा है। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के कुछ मार्केट की चर्चा और वीरेंद्र को भी जोड़ेंगे। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Presenting Vito Wires and Cables. Vito since 1967. अब बस 4 क्लिक्स में पाइए प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, इंस्टेंट क्रेडिट फैसिलिटी योनो के साथ, वो भी बिना किसी ब्रांच विजिट के। आज ही SMS करें एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। पहले आया खेल, फिर ताऊ का निकला तेल, सीमेंट से बनाया प्लान, फिर भी गिर गया मकान। सॉरी अंकल जी। पहले आता है सरिया, फिर सीमेंट की बारी। घर बनाते समय सीमेंट से पहले सरिया की सोचें। सिर्फ कैप्टन TMT ही लगाएं। ट्रेडिंग अकाउंट से फिर से पैसे कट गए तो बदल देना। उससे कुछ नहीं होने वाला। हर जगह वही हिडन फीस, प्लेटफॉर्म फीस और पता नहीं कौन सी फीस है यार। हर प्लेटफॉर्म पे नहीं, ये देख। Invest with Arihant Capital. Download the app now. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
Discover extreme power, pickup and performance with 3P Tech. Sovo 40, the science of extreme. बेटा तुम करते क्या हो? ये कबाड़े वाले रत्ती वाले। अब जब बाजार के ऊपर मकान होगा तो परिचय भी कुछ ऐसा ही होगा। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी, एक दुनिया वो थी और एक दुनिया ये, गली मोहल्ले की चिक चिक से दूर, दिल के पास। बालकनी खोलो तो आवाजें यहां भी आती हैं, चिड़ियां यहां थोड़ा जल्दी उड़ जाती हैं। इसीलिए इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू, सिग्नेचर ग्लोबल सिटी। बाजार की तस्वीर है लगभग वैसी ही बनी हुई है। कमजोरी कुछ स्टॉक्स आपके सामने रखता हूं जो इस समय टॉप लूजर की कैटेगरी में, उनमें से एक है जोमेटो। 11% स्टॉक नीचे है। जोमेटो इसलिए नीचे क्योंकि इनके जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स थे उनका 1 साल खत्म हुआ है, तो शायद वो बेच रहे हैं, इसीलिए स्टॉक में तगड़ी गिरावट है और 47 रुपये 90 पैसे पे स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। बंधन बैंक भी 5% कमजोरी के साथ काम कर रहा है। जीएसएफसी में भी कमजोरी है, ऑयल इंडिया में कमजोरी है, आईडीबीआई में कमजोरी है, जीएसपीएल, एमएनएम, महिंद्रा भी आज 3.5% के साथ टॉप लूजर में है। कुछ स्टॉक्स है जो 52 वीक लो पे पहुंच रहे हैं और 52 वीक हाई में पहुंच रहे हैं। पहले हाई की बात करें तो टिमकेन 2860 रुपये के साथ हाईस पे काम कर रहा है। अडानी इंटरप्राइजेज हाई पे काम कर रहा है। ईआईडी पैरी हाई पे काम कर रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो है, लेकिन लोस पे है पॉलिसी बाजार और जोमेटो 52 वीक लो या ऑल टाइम लो कह सकते हैं आप इनको। न्यू टेक वाले वीरू, निफ्टी अटक रहा है भाई, वही 100 पॉइंट के आसपास फंस गया है। ये देखो नीरज जी क्या हुआ, दरअसल आज जोमेटो में साल भर पहले सावन में जो आए थे वो आज सावन में चले गए। खैर उसकी कहानी तो यही तक सीमित थी। हाँ। लेकिन जहाँ तक निफ्टी का सवाल है नीरज जी, देखिए कोलैप्स नहीं हुआ है और आई थिंक जो हमने पिछला हफ्ता बहुत शानदार देखा नीरज जी, उसको थोड़ा पचाने की तैयारी कर रहा है। और यकीन मानिए जो इसका एक बहुत ही एक सही ऑप्शन बेस है और इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट की जिसकी गुरुवार को एक्सपायरी है, उसका जो बेस था नीरज जी वो है 16,500 16,600 और उसके ऊपर डिसाइसिवली टिक कर, और आप यकीन मानिए पुट राइटर्स का कन्विक्शन है इसके पीछे। तो मेरे को लगता है जो सुबह का आपने लो देख लिया है वो होल्ड करेगा और इंडेक्स थोड़ा सा वक्त लेगा इस रेंज से निकलने में नीरज जी। निफ्टी वो तो मजबूती ज्यादा दिखा रहा है। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है नो डाउट। सुबह आईसीआईसीआई बैंक चला काफी अच्छा खासा, उसके बाद एक पुल बैक लिया, इसने थोड़ा सा रिट्रेस हुआ। सुबह का नीरज जी हमारा एक लॉजिकल टारगेट था 37,011 का और यकीन मानिए वही डे हाई है। और अप्रोच ये थी कि हमारा ऑप्शन बेस और हमारा एक टेक्निकल बेस है 36,411 और आज सुबह का लो है करीब करीब 36,410। तो दोनों ही इंडस्ट्रीज अपने बेस 1 को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। इसके ऊपर जब तक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रेड नीरज जी ठीक ठाक मिल रहा है, इसमें कोई राय नहीं। हाँ जो आपने बताया ना कुछ स्टॉक्स जो कि कोलैप्स हो रहे हैं उनसे थोड़ा दूर रहेंगे नीरज जी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को बेस पसंद है और उस बेस के ऊपर वो ट्रेड कर रहे हैं। चलिए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे वापस आएंगे तो फिर बनेगी आपकी कमाई के अड्डा में स्ट्रेटजी, इंडेक्स में और तमाम सारे स्टॉक्स में, खबरों पे। आज वीरू का साथ देंगे आशीष। छोटे से ब्रेक के बाद।